नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पाठ्य पुस्तक का दूसरा जो घटक हमको दिया गया है, दूसरा पाठ जो दिया गया है वो देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा जो पाठ आपको दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में वो है निराला भाई। ये जो पाठ आपको दिया गया है इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित रहे। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात है। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही है, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा आदि से संबोधित किया है। आपका निधन 1988 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सायंगीत, यामा कविता संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार रेखाचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था निबंध आदि। विद्या परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विद्या अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हमें प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को स्मरण साहित्य कहते हैं। पाठ परिचय। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन पक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। अति तय करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपना समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। तो अब जब हम देखते हैं निराला भाई का शुरुआत हम करते हैं। ये लेखिका की तस्वीर है। इसके बाद हम पाठ की शुरुआत करते हैं। एक युग बीत जाने पर भी मेरा स्मृति से एक घटा भरी अश्रम्भ की सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। एक युग बीत गया है, लेखिका के अनुसार एक युग बीत गया है, लेकिन उनकी याददाश्त पे जो एक लकीर बनी हुई है वो मिट नहीं पाई।
उन रेखाओं के उजले रंग ना जाने किस व्यवस्था से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। वो जो उनकी याददाश्त है, जो उनकी स्मृति पर पड़ी है, वो याददाश्त अभी तक भी सूख नहीं पाई है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यमजान खोजियों का चित्र था। लेखिका ने निराला भाई से क्या पूछा कि उन्होंने राखी क्यों नहीं बांधी, पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? निराला भाई ने क्या कहा उनके प्रश्न का उत्तर कि हमारे जैसे भुक्कड़ को कौन बहन हमें अपना भाई बनाएगी। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यवस्था थी या चुनौती, ये कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के अभ्यास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्यवर्ण गंध मद वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंक डाली है, जितनी इस महान कवि और साधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सब को संभाल सके ऐसी एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता का तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। निराला भाई जो थे, निराला जी तो जो थे, वो बाहर किसी की मदद करते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी ये चीज़ देखकर उन्होंने उनके चाहने वालों को वचन दिया कि इसके बाद वो ऐसी उदारता नहीं दिखाएंगे। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। निराला जी को क्या हुए 300 रुपए मिले और वो पूंजी को उन्होंने क्या किए, लेखिका के पास दिए और कहा कि उनका एक बजट बना दे कि ये 300 रुपए किस प्रकार से वो खत्म करे, खर्च करें। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि ये कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। ना वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सुकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। उनके पास जो भी सामग्री आती थी वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती थी, पर यदि उन्नतिपूर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाले भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेंगे। अस्तु नवक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वे जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। अब जैसे ही निराला जी ने उनको 300 रुपये देकर उसका एक अनुमान बनाने के लिए कहा था, तो जब
लेखिका ने उसका अनुमान बनाया तो वो निराला जी को बहुत पसंद आया और अर्थशास्त्र की जो ज्ञान लेखिका ने हासिल किया था उनको भी उस पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे। 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन से क्या होने लगा, उनको उनकी व्यर्थता जितनी थी, जितना गर्व था, उसकी व्यर्थता सिद्ध होने लगी, क्योंकि वो दूसरे ही दिन पहुंच गए और क्या मांगे, 50 रुपये। 300 रुपये में से 50 रुपये मांगे। और किस लिए? खुद के लिए नहीं। किसके लिए? कि एक विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा हो सके, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। अब सुबह उन्होंने कितने लेकर गए थे? 50। और जैसे ही संध्या होने लगी, शाम होने लगी, उनको और 60 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। किसके लिए? मित्र के लिए। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा और 40 का मनी ऑर्डर किसी लखनऊ के तांगे वाले की माँ के लिए करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। अब 100 रुपये और किसके लिए? मित्र की भतीजी के विवाह के लिए उन्होंने दे दिए। सारांश ये, तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। पहले उन्होंने 50 दिए, फिर 60 दिए, फिर 40 दिए, ये हो गए 150 रुपये। फिर 100 रुपये मित्र की भतीजी के विवाह के लिए दे दिए, तकरीबन 250 खत्म हो गए। यानी तकरीबन पूरे पैसे खत्म हो गए। और तब उनके व्यवस्थापक के नाते ये दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ओढ़रदानी को न रोका जावे तो ये मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। जब लेखिका ने देखा कि इस तरह से पैसे खर्च हो रहे हैं तो फिर उन्होंने उनका बजट बनाने से मना कर दिया। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। वे संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिलीशरण जी निराला जी के आतिथ्य ग्रहण करने गए, बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सिलाई के क्षण प्रकाश, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। निराला जी कहाँ लेकर गए उन्हें? एक ऐसे कक्ष में लेकर गए जहाँ पर वो साहित्य लिखा करते थे। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। यानी उनसे इससे उनकी व्यवस्था समझाई जा रही है कि उनकी व्यवस्था कैसी थी और उनके पास कितना पैसा था कि मिट्टी के दिए में तेल भी नहीं था। वे आलोक रहित, सुख सुविधाशून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे
नया घड़ा खरीदकर गंगा जल ले आए। ऐसी गरीबी कि आपके उनके मिट्टी के दिए में तेल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके अतिथि के लिए क्या लेकर आए? एक नया घड़ा खरीद कर लेकर आए और उसमें गंगा जल भी ले आए। और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठान किया, और जो भी उनके पास था चादर वगैरह वो बिछाकर उनके लिए एक अच्छा सा प्रतिष्ठित बैठने के लिए और सोने के लिए बनाया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना ये मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। रात भर क्या हुआ, दोनों कवियों की बातें चलती रही, और गुप्त जी और निराला जी की। और सुबह में उन्होंने क्या किया, उनको जाने का था तो उन्होंने उनको ट्रेन में बैठा दिया, और फिर भी वो क्या हुए, अपनी बहन को उनका समाचार देना नहीं भूले। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टियों में बालकों जैसा विस्मय झलक आता था। यानी उनके वहाँ जैसे ही अतिथि आते थे वो बहुत खुश होते थे। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे ये कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। उनकी सोच ऐसी थी कि जो अपना घर समझकर आए हैं उन्हें कैसे कहे कि हमारे यहाँ भोजन नहीं है और उन्हें कहीं और भोजन के लिए जाना पड़ेगा। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। यानी भोजन भी खुद बनाते थे निराला जी, और उसके बाद झूठे बर्तन भी वो खुद मांजा करते थे अपने अतिथि के लिए। अतिथि के दृश्य में से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। उनकी व्यवता की संगनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। एक लेखक के बारे में बताया जा रहा है, सुमित्रानंदन जी, जो दिल्ली में टाइफाइड का इलाज करवा रहे थे, लेकिन एक समाचार पत्र ने क्या किया कि उनके स्वर्गवास होने की झूठी खबर किसमें छाप दी? समाचार पत्र में छाप दी। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे ये समाचार छुपाने का भी अवकाश ना पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फल हो। निराला जी को जब ये समाचार मिला तो उनकी पलकों पर आंसू आने लगे। समय स्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा, ये सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यतीत प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे
जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय ना आ गया। सवेरे 4 बजे भी फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में ही खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। निराला जी उन्हीं के बारे में सोचते रहे और रात भर वो सो नहीं पाए। उनकी निस्तबद्ध पीड़ा जब कुछ मुकर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके, अब हम भीग गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, अब सोचकर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उपयोग करना अनुचित होगा। यानी जो उनको पुरस्कार मिला करते थे, जो पुरस्कार का धन मिला करता था, वो भी वो अपने लिए खर्च नहीं करते थे, दूसरों पर खर्च कर देते थे। और पूछने पर उत्तर ये देते थे कि वो संकल्पित अर्थ है, यानी किसी की तरफ से दान दी हुई क्या है, रकम है। वो रकम को हम अपने ऊपर कैसे खर्च करें, वो तो दूसरों की दी गई है और दूसरों पर ही खर्च होनी चाहिए। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वो हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। उसने मधुकरी मांग कर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, ये कहना कठिन है। तो अभी हम ये पाठ का एक भाग खत्म करते हैं, दूसरा भाग हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।